यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी को पता है राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं। राजस्थान की सबसे शानदार प्रतियोगिता आपके सामने है। जल्दी इसका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। आपका एग्जाम आपके सिर पर आ चुका है। 13 मई से आपकी परीक्षा स्टार्ट है। 13 से 16 मई तक आपकी परीक्षा चलेगी। आने वाले 4-5 दिन में आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो आपके लिए शंख फूंका जा चुका है दोस्तों रण का, और आप सभी साथी भी तैयार होंगे। हमारी टीम आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार रही है। मॉर्निंग में आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा पूरा का पूरा, और इवनिंग में 200% आपको डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक डेली शाम को 8 बजे 200% आपके कंप्यूटर के करवाए जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर विद्यार्थियों का बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। तो कंप्यूटर को आपका मजबूत बना दिया जाएगा। डेली जो विद्यार्थी ये 2000% कवर कर लेगा डेली शाम को जुड़कर, तो उनका ये कवर हो जाएगा। उसके बाद महिला बाल अपराध और की अपनी ई बुक ले लें। बिल्कुल, महिला बाल अपराध की अपनी ई बुक ले लें प्ले स्टोर पर, अपना ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां से जाकर, ताकि आपका महिला बाल अपराध कंप्लीट हो जाए। बाकी अपना जीके वगैरह हम कवर करवा रहे हैं। रीजनिंग भी अपनी पूरी करवा दी गई है ऐप के अंदर, वहां से जाकर आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है? पिंड पाड़ लिया, जाडोल, कुराड़ा, रंग महल। ताम्रयुगीन कौन सा नहीं है? पहला प्रश्न आपके सामने है। आंसर बताएं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा रंग महल। 4 नंबर आंसर आपका करेक्ट है। ताम्र युगीन प्राचीन स्थलों की बात करें तो एक तो आपका है पिंड पाड़ लिया। ये यहाँ पर कहाँ पर है दोस्तों? एग्जाम यदि आपको पूछे तो इसका ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जाडोल, जाडोल है गुरुजी उदयपुर में। जाडोल कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। यदि आपको पूछे कुराड़ा, तो कुराड़ा कहाँ पर है दोस्तों? कुराड़ा भी नागौर में है। परबतसर नागौर जिले के अंदर है। कहाँ पर है? नागौर में कुराड़ा है। तो ये सारे ध्यान रखना। सेकंड प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? पहला दोस्तों आपके सामने है संध्या सीके शाहपुरा। दूसरा उदयसाई सीके डूंगरपुर। उदयसाई सीके कहाँ के? डूंगरपुर के, लेकिन यहाँ भरतपुर दे रखा है जो यहाँ पर गलत है। सालिमसाई सीके बांसवाड़ा, गुमानसाई सीके कोटा। तो आपका 2 नंबर आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, मंडोर के प्रतिहार वंश की वंशावली किस प्रतिहार शासक से शुरू होती है? प्रतिहार वंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है दोस्तों? घटियाला शिलालेख के अनुसार देखें तो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी हदरा से 4 पुत्र हुए थे। भोगभट, कदक, रज्जिल और दह। इन चारों भाइयों ने मंडोर को जीतकर उसके चारों ओर परकोटा बनवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा उनमें से रज्जिल। क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। मंडोर में पूछा गया है, तो मंडोर के प्रतिहार वंश की जो वंशावली है वो हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल ने शुरू की थी दोस्तों। 4 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपनी खुद का आंकलन करें, क्लास को पूरा जरूर देखा करो। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? कुछ विद्यार्थी राजस्थान करंट अफेयर्स की मांग कर रहे हैं, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले दोस्तों। उसमें आपको क्लास मिलती रहती है, दूसरे चैनल पर क्लास चलती है अपनी। राजस्थान करंट अफेयर्स पूरा गारंटेड बेंच चल रहा है। तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों? 6 सैनिक छावनियां थी 1857 के विद्रोह के समय। कौन सी सैनिक छावनी थी, कहां पर थी? पहली थी नसीराबाद, जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, अजमेर। दूसरी थी ब्यावर। कहां पर थी? ब्यावर, अजमेर। नंबर 3 खेरवाड़ा उदयपुर, यहां पर कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। एरिनपुरा छावनी पाली, देवली छावनी टोंक और नीमच छावनी मध्य प्रदेश। तो ये टोटल 6 सैनिक छावनियां थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो बीकानेर राज्य के किसान, यहां पर राजा महाराजाओं के, अंग्रेजों के मनमाने राजस्व, लाग बाग, पशु कर और बेगार के भार से दबे हुए थे। इस राज्य में घोर निरंकुश सामंती शोषण प्रचलित था। घोर यहाँ पर निरंकुश सामंती पूरा शासन यहाँ पर प्रचलित था दोस्तों बीकानेर में। बीकानेर में किसान आंदोलन विलंब से आरंभ हुए थे, किंतु बीकानेर के कृषि क्षेत्र में राजनीतिक हलचल
गंगानगर क्षेत्र से आरंभ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जयंती के अवसर पर किस प्रजामंडल में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया? झालावाड़, मेवाड़, भरतपुर, अलवर। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 के बीच जलियांवाला बाग कांड की जयंती के अवसर पर मेवाड़ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। कहां पर मनाया गया? मेवाड़ में। 1940 में गांधी जयंती समारोह 15 दिन तक चला। महिलाओं ने इस बार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। एकीकरण और उद्घाटनकर्ता। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला दे रखा है दोस्तों द्वितीय चरण एकीकरण का। द्वितीय चरण यानी पूर्वी राजस्थान, इसका उद्घाटन किया था एन वी गोडविल। बिल्कुल राइट है, एन वी गोडविल ने किया था। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रथम प्रधानमंत्री ने। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान, इसका उद्घाटन किसने किया? बिल्कुल उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और 5वें चरण में किसने किया? के.एम. मुंशी, जो यहाँ पर गलत है। अब मुझे बताओ कि 5वें चरण में किसने किया था उद्घाटन? कमेंट करके बताना देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निमेज हत्याकांड के आरोप में अर्जुनलाल सेठी को किस जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया? अर्जुनलाल सेठी को किस जेल में नजरबंद रखा गया दोस्तों? बहुत ही शानदार, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। अर्जुनलाल सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक महंत की हत्या करने का षड्यंत्र इन्होंने रचा था किसी की हत्या करने का। और 20 मार्च 1913 को उस धनिक महंत और उसके नौकर की हत्या कर दी गई। इसे निमेज हत्याकांड कहा जाता है। सभी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। अर्जुनलाल सेठी को मद्रास राज्य के बेलूर जेल में 5 वर्ष तक नजरबंद रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलूर जेल। कहां पर है ये? मद्रास में। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है दोस्तों। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। देव उठनी 11 कब मनाई जाती है दोस्तों? गुरुजी, देव उठनी 11 मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी, 3 नंबर आंसर आपका राइट है। बिल्कुल, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह उपरांत कहा जाता है कि भगवान विष्णु है वो 4 महीने के उपरांत जागते हैं। हाँ, और इसी दिन क्या होते हैं? शादी विवाह शुरू किए जाते हैं। इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाथमा गांव क्यों प्रसिद्ध है? बाड़मेर के हाथमा गांव में स्थित किराडू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों किराडू मंदिर बाड़मेर को। तो राइट आंसर हो जाएगा किराडू मंदिरों के लिए। किसके लिए? किराडू मंदिरों के लिए। और जबकि जगत को लघु खजुराहो भी कहा जाता है। आपको पता होगा, दक्षिणी भारतीय शैली में बना किराडू का मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और ये बाड़मेर के हाथमा गांव में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? अपने पति को छोड़कर रहेगी। नाता, डाबरिया, बिंदोली या सामेला। तो ये प्रथा है नाता प्रथा, दूसरे के चली जाती है भाई। ये आदिवासियों में प्रचलित है अभी भी बहुत ज़्यादा प्रथा। इस प्रथा में महिला का वर्तमान पति छोड़ेंगे या पति को झगड़ा राशि भी देता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नौलखा है रणथंभौर दुर्ग का। किस दुर्ग का है? रणथंभौर दुर्ग का है, जो सवाई माधोपुर में है। यहां पर बात करें चित्तौड़ दुर्ग की, तो चित्तौड़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार है गुरुजी? 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ में। पांडनपोल, रामपोल। पहला तो पांडनपोल है और 7वां है रामपोल। ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। रणथंभौर दुर्ग का जो है वो नौलखा है, बता दिया मैंने। इसके अलावा सिवाना। और ध्यान रखना, नौलखा यदि आपको दुर्ग पूछे कि गुरुजी नौलखा दुर्ग कहां पर है, नौलखा
नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? तो दुर्ग है झालावाड़। और नवलखा महल कहाँ पर है? तो महल है उदयपुर में। मंदिर कहाँ पर है? मंदिर पाली में। और नवलखा बुरुज यदि पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगर ये नवलखा से संबंधित जानकारी जो एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। जो कि एक वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। ये बांस की नली का बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। और 2021 में ध्यान रखना अलगोजे पर डाक टिकट जारी की गई। इस अलगोजे पर डाक टिकट कब जारी की गई? 2021 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। पहला है दोस्तों यहां पर कान्हा व्यास। कान्हा व्यास किसके दरबारी थे? महाराणा कुंभा के। सूर्यमल मिश्रण राम सिंह प्रथम के। जानक थे पृथ्वी सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान के। और मुनोद नैनसी ये जसवंत सिंह द्वितीय के थे। ये गलत है दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम के थे। किसके थे? जसवंत सिंह प्रथम के। जोधपुर के जैन परिवार में जन्म हुआ था इनका, मुनोद नैनसी का। ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। नैनसी ने मुनोद नैनसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पहला है, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था इनका जन्म। दादू दयाल जी ने 1568 में नारायणा में प्रथम उपदेश दिया, जो यहाँ पर गलत है। उन्होंने 19 वर्ष की आयु में राजस्थान आए और 1568 में सांबर में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? 1568 में सांबर में उपदेश दिया था। तो ये यहाँ पर दूसरा कथन ये गलत हो जाएगा। दादू दयाल ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। दादू दयाल जी का 1603 में नारायणा में देहांत हुआ था। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अधिक लगती है? सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो वो आपकी जैसलमेर की लगती है। कतिला गैर है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरा बाड़मेर की लगती है 168 किलोमीटर। कतिला गए 168, सॉरी बीकानेर की लगती है 168। बाड़मेर की कितनी लगती है बताओ एक कमेंट करके। 228। बीकानेर की लगती है 168, सबसे कम बीकानेर की लगती है। और गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर। कितनी लगती है? 210। तो ध्यान रखना 4 जिले ऐसे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है वो भी मैंने आपको बता दिया। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो थार का जो मरुस्थल है दोस्तों ये तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। किसका माना जाता है? तैतीस सागर का, जिसका प्रमाण है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें इसका अवशेष जो इसका प्रमाण है वो हमें देती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न देखो 100% एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। AW दक्षिणी राजस्थान का है। CWG उत्तरी राजस्थान का, जो गलत है। यह पूर्वी और मध्य राजस्थान का है, ध्यान रखना। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। BWHW ये राइट है। शुष्क मरुस्थल जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर इस क्षेत्र का है। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, जालोर तो इस क्षेत्र का है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बनास, घग्गर, गंगा, कांकनी। अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं? यहां पर देखो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। बाण गंगा किसको कहते हैं? बाण गंगा नदी को कहते हैं, ध्यान रखना। बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा या इसे ताला नदी भी कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर गंगा यानी बाणगंगा कर लेना यहाँ पर। और पहला है बनास नदी, तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। दूसरी है घग्गर नदी, तो घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? द्वेषवती, प्राचीन सरस्वती नदी, मर्त नदी से कहा जाता है। कांकनी को क्या बोलते हैं? कांकनी को बोलते हैं मसूरदी या कांकनी। भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है गुरुजी। कहाँ पर है? जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 4 रेल मंडल शामिल किए गए हैं, जिसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर है। कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर मंडल है, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ताल छापर है चूरू में। कहां पर है? चूरू जिले में। यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही, बांसवाड़ा, बीकानेर या सीकर? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। मैग्नीज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी, नराड़िया, सिवोनिया, सागवा, तलवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर? तो राइट आंसर हो जाएगा जालोर। जालोर का लेटा ग्राम खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर का बादला व मोटड़े प्रसिद्ध है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट, बाड़मेर की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? अजरक प्रिंट यहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक और मलिर प्रिंट। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू या सीकर? तो राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है 888। 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं झुंझुनू, सीकर, करौली। ध्यान रखना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है बांसवाड़ा। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है? तो उस भेड़ का नाम है चोकला। क्या नाम है? चोकला। ऑप्शन में ध्यान मत देना, ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं। चोकला ये नस्ल चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिलों में पाई जाती है। इसे शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है कहें तो। ऊन की यहाँ पर उत्तम नस्ल, उत्तम किस्म होने के कारण इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। चोकला को भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल ने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया? कौन सा राज्यपाल ऐसा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री ओम प्रकाश मेहरा। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल कौन कौन से हैं? एक तो कल्याण सिंह है, ऑप्शन में दे रखा है आपको। एक है संपूर्णानंद, बिल्कुल ये भी राइट है। गुरुमुख निहाल सिंह भी है। एक सवाई मान सिंह जो राज प्रमुख बने थे। तो ये है जिन्होंने पूरा किया था कार्यकाल। ओम प्रकाश मेहरा का कार्यकाल 6 मार्च 1982 से लेकर 4 जनवरी 1985 तक ही रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य कोई नहीं है। कोई भी सदस्य मनोनीत यहाँ पर नहीं है। 2 नंबर आंसर आपका राइट है। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। बाद में ये उपराष्ट्रपति भी बने थे, ध्यान रखना।
और 3 बार ये विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। खूब राजनीति का ही मौज ली थी इन्होंने। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष पूरे हो गए तो निकाल दिया जाएगा। 65 वर्ष की आयु हो गई है, चाहे 5 वर्ष पूरे नहीं हुए तो भी उसे निकाल दिया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा DS तिवारी का। किसका रहा? तिवारी का रहा था। 1951 से लेकर 58 तक ये अध्यक्ष पद पर रहे थे सबसे अधिक समय तक। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है और इसका मुख्यालय अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज किए गए सभी गांव के निवासी होते हैं। जिनका वोट लगता है वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है ध्यान रखना, 243A। इसके अनुसार ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। यदि सरपंच अनुपस्थित रहता है तो उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करता है। राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को। किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। जिले का जो प्रमुख होता है वो संभाग का जो आयुक्त होता है उसको अपना त्याग पत्र देता है। और जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। और जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है? कई बार पूछा गया। जिला प्रमुख को शपथ दिलाता है जिला कलेक्टर। कौन दिलाता है? जिले का कलेक्टर। निम्नलिखित में से SDM SDO की भू राजस्व अधिकारी के रूप में कौन सी भूमिका है? तो SDM और SDO की भू राजस्व के संबंध में इसके पास न्यायिक व नियंत्रणकारी शक्तियां होती है। ग्रामवार भूमि के नक्शे ये तैयार करते हैं। गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना, तो उपयुक्त सभी इनके काम है। 4 नंबर आंसर आपके राइट हो जाएंगे। इसके अलावा सरकारी भूमि का अतिक्रमण कोई करता है तो उसको रोकना भी इन्हीं का काम है। भूमि के नक्शे वगैरह तैयार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, RIDCOR का पूरा नाम क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? RIDCOR। इसका पूरा नाम क्या है? बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना 2004 में की गई और 2005 में इसने काम शुरू किया था। ये राजस्थान सरकार की एक शाखा है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं RIDCOR क्या है, तो ये राजस्थान सरकार की एक शाखा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? कोटा, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। पूर्व से पश्चिम का कॉरिडोर यानी गलियारा, ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक के मार्ग को पूर्व से पश्चिम का गलियारा कहा जाता है। पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक का जो मार्ग है, गुजरात से असम तक, इसको कहा जाता है पूर्व से पश्चिम का गलियारा। इस गलियारे पर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 27। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जरूरतमंदों को कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? ब्याज बिना ऋण के यहाँ पर दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितनी राशि का? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छोटे व्यापारी है, कोई ठेले वाले हैं, तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा?
50,000 रुपये। कितना? 50,000 रुपये। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और कितने लोगों को ये दिया जाएगा? 5 लाख लोगों को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्यों के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होने का अनुमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 271 टन, 271 लाख टन। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान आफरी कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। शुष्क वन अनुसंधान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च, आफरी जोधपुर में स्थित है संस्थान। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में वन अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम है। तो इस संगठन का नाम है रिको। क्या नाम है? रिको। रिको का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इस रिको की स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है? तो राजस्थान सरकार का इसमें 40% हिस्सा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक खाद कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम जैव उर्वरक खाद का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भरतपुर में। बहुत सारे साथी यहाँ पर राइट आंसर बता रहे हैं। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक खाद का कारखाना भरतपुर में स्थित है दोस्तों। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों की जीवित कोशिकाओं को किसी वाहक कैरियर में मिश्रित करके तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। एकीकृत राजस्थान बनने के पश्चात राज्य में प्रथम पशुगणना कब संपन्न हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। राज्य में प्रथम पशुगणना 1919 से लेकर 1920 के मध्य करवाई गई। 1919 से 1920 के मध्य प्रथम पशुगणना हुई थी। एकीकृत राजस्थान बनने के पश्चात राज्य में प्रथम पशुगणना 1961 में संपन्न हुई। राज्य में पशुगणना कार्य हेतु राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर, जो राजस्व मंडल अजमेर है, यह पशुगणना करता है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2015 में। कब हुई थी दोस्तों? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका कार्य है सस्ती दरों पर लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन विद्युत को उपलब्ध करवाना। तो ये राजस्थान जीके के प्रश्न थे अपने 45। कितने आपके राइट हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब आगे हम लेंगे महिला और बाल अपराध के प्रश्न। पहला प्रश्न है महिला बाल अपराध का कि लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद के बारे में जांच कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में कितनी अवधि में की जाती है? लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद के बारे में जांच कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में 90 दिनों में की जाती है। कितने दिनों में? 90 दिनों में। तो 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है SC और ST, ध्यान रखना, SC और ST एक्ट 1900 यानी 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस एक्ट में दोस्तों कुल कितनी धाराएं हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 23। ये प्रश्न ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब परिवर्तित हुआ? कब परिवर्तित हुआ अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम? 30 जनवरी 1990 को हुआ था। कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को। 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1900 यानी 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख है। किस धारा में विशेष न्यायालय का उल्लेख? तो धारा 14 में है। किसमें है? धारा 14 में। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आंतरिक परिवाद समिति में गैर सरकारी संगठन से कितने सदस्य होंगे? इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 1 सदस्य होगा। धारा 4
गैर सरकार संगठनों अथवा महिलाओं के हित के प्रति प्रतिबद्ध संस्थाओं अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जानकार व्यक्तियों में से एक सदस्य नामित होगा। कितना होगा? एक सदस्य। अगला है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में से वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? इसमें देखो संशोधन किया गया और ये कब लागू हुआ? नया 2015 में हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 2016 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2016 को। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? धारा 1 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। 4 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। इस अधिनियम की धारा 21 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो उपखंड मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट दोनों कर सकते हैं। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज की परिभाषा कौन सी धारा में परिभाषित है? तो धारा 2 में है दहेज की परिभाषा। धारा 2 के अनुसार दहेज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के संबंध में विवाह के अवसर पर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना दहेज कहलाता है। परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के अवसर पर दिया गया मेहर दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। ध्यान रखना, मेहर की जो राशि होती है वो दहेज में शामिल नहीं है। किसी जाति को अनुसूचित को जाति जनजाति घोषित किया जा सकता है। कोई भी जाति है उसको अनुसूचित जाति या जनजाति कब घोषित किया जा सकता है दोस्तों? या कौन घोषित कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 341। इसके अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। सोपियो में किसे तुरकल्ला की उपाधि प्रदान की गई? तो ये उपाधि किसे प्रदान की गई दोस्तों? अमीर खुसरो को। किसको प्रदान की गई? अब इंडिया जी के कवर करेंगे हम। अमीर खुसरो का नाम देखो कई बार हमने सुना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसका जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में। इसका मूल नाम क्या था? यमीनुद्दीन अबुल हसन था। मोहम्मद अबुल हसन इसका मूल नाम था। इसे बहुत सारी उपाधियां दी गई, जैसे तोता है हिंद, तुर्क अल्लाह, अमीर। सर्वप्रथम इसको अलाउद्दीन खिलजी ने राजकवि का पद दिया था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। बहुत बड़ी बात है 8 सुल्तानों का काल देखना। दिल्ली को हजरत दिल्ली कहकर पुकारा। इसने दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा था। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस कलाकार को जरी कलम यानी सोने की लेखनी की उपाधि से विभूषित किया? जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को, जो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी है, इसको जरी कलम की उपाधि दी थी। और यहां पर दे रखा है अब्दुल मद, इसको किसकी उपाधि दी गई? सीरी कलम की दी गई थी। फैजी, फैजी ये कौन था? अकबर का राज कवि था फैजी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है लॉर्ड मेटकॉफ को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके अनुसार प्रेस एक्ट है, प्रेस एक्ट 1870 आपने सुना होगा, पारित हुआ था। और इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक श्रमिक संघ की स्थापना कब और कहां पर हुई? आधुनिक श्रमिक संघ की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन 1918। बीपी वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जो भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ियां में आजीवक संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपड़, सुदामा व विश्व झोंपड़ी नामक गुफाओं का इसने निर्माण करवाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक। क्या हो जाएगा? आजीवक हो जाएगा। 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोथल से प्राप्त हुई है? लोथल ये अहमदाबाद में है, भगवा नदी के किनारे। इसकी खोज 1957 में हुई थी। तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके हुए हैं? चावल के। नेक्स्ट है कि संस्कृत के महान विद्वान दंडी को किस पल्लव शासक ने संरक्षण प्रदान किया था? संस्कृत का विद्वान था एक दंडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नरसिंहवर्मन द्वितीय ने संस्कृत के महान विद्वान दंडिन को संरक्षण प्रदान किया था। 3 नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में कहां पर स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। तमिलनाडु के रानीपेट, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हिमालय पर्वत भी है, जल व स्थल का वितरण भी है, समुद्र तट से दूरी भी है और समुद्र तल से ऊंचाई भी है। तो चारों की चारों है, राइट हो जाएगा 4 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? परमाणु, विद्युत केंद्र और राज्य दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश में परमाणु विद्युत की स्थापना 2020 में की गई थी। तो देखो दोस्तों, जैतपुर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, केगा कर्नाटक में है, नरोरा तमिलनाडु में नहीं है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। जैतपुर महाराष्ट्र में ही है। इसके अलावा राउत भाटा, कोटा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से नहीं गुजरता? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH चमाड़ी से ध्यान रखना, बदला हुआ नाम, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक से गुजरता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से ये नहीं गुजरता है। तो 4 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये कहां से कहां तक जाता है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों से तथा दिल्ली से होकर यह गुजरता है। भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ताकि वन्य जो जीव है इनके शिकार को रोका जा सके, इसके लिए देखो कानून बनाया गया, जिसमें कठोर कारावास भी होता है, जुर्माना भी लगता है। अगला है कि पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प को। किसको कहा जाता है? जल वाष्प, जल की वाष्प।
वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती रहती है और जलवाष्प के संघनन से ही वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यूरोप और एशिया के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये यूराल है। यूरोप और एशिया के मध्य यूराल नदी रूस तथा कजाकिस्तान से प्रभावित होती है। इसका उद्गम यूराल पर्वत से होता है। यह नदी यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाती हुई कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है कि मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसीलिए 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि कर सकती है? तो अनुच्छेद 138 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 138। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो भी साथी बता रहे हैं, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब? 2020 का है, ध्यान रखना, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 को है। इसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन लोकसभा है और एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कब किया? न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया अमेरिका से। कहां से ग्रहण किया? अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा इसका चुनाव संपन्न होता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। अगला है, अंजीर का खाने योग्य भाग कौन सा है? साइंस का प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मांसल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परीक्षण में सोडियम पेंटाथॉल नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाको परीक्षण या नार्को परीक्षण। नार्को परीक्षण में सोडियम पेंटाथॉल नामक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में व्यक्ति को इस पदार्थ का सेवन कराया जाता है, जिसे व्यक्ति चेतना को खो देता है। नार्को परीक्षण किस लिए किया जाता है, मुझे ये बताओ? झूठ को पकड़ने के लिए। किसके लिए किया जाता है? झूठ को पकड़ने के लिए ये नार्को परीक्षण किया जाता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अब इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? नार्को परीक्षण किया जाता है। और इस व्यक्ति को क्या खिलाया जाता है? सोडियम पेंटाथॉल, एक नामक रासायनिक पदार्थ होता है, ये खिलाया जाता है। इसे व्यक्ति क्या करता है? चेतना को खो देता है और बाद में झूठ नहीं बोलता, यानी वो अपनी असलियत बता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीकन निंद्रा रोग से मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो पीनियल काय ग्रंथि। 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर तीव्र ज्वाला उत्पन्न करता है, जो कि धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन।
ये क्या करता है, एसिटिलीन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी ज्वाला उत्पन्न करता है, जो धातुओं में वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो विस्फोटी तारा होता है वो लुब्धक होता है। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत तेजवान तारा है जिसे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी तरंगों का निर्माण भूकंप आने से पहले होता है? भूकंप आने से पहले होता है अपसर्व्य तरंग। इन तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से भी कम, इतनी कम होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम इनकी आवृत्ति होती है। इन ध्वनि तरंगों के प्रति मानव के कान है वो संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं होते। ज्वालामुखी तथा भूकंप आने से पहले इन तरंगों का निर्माण होता है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, पक्षी इन तरंगों को सुन सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार का भूकंप है ज्वालामुखी आने से पहले जो जीव जंतु है इनको पता चल जाता है। निम्नलिखित में से भारत में विकसित एयर डिफेंस सिस्टम है? तो भारत में ये दोनों ही है। 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा, प्रद्युमन और अश्विनी। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता? किस टीम ने डूरंड कप के 130वें संस्करण को जीता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? FC गोवा। डूरंड कप एक फुटबॉल टूर्नामेंट होती है। किसके लिए होती है? फुटबॉल की टूर्नामेंट है। तो सबसे पहले 1888 में हिमाचल प्रदेश में करवाई गई। वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा घाना। कौन सा देश करेगा? घाना। घाना पहली बार 2023 में होने वाले अफ्रीकी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें लगभग 50 देश भाग लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% वैक्सीनेट करने वाला देश का पहला शहर बना है? 100% वैक्सीनेशन। तो ये आपका भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बना है। यहाँ 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगा दी गई है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 5 लोगों को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? 1 अगस्त 2022 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 5 लोगों को प्रदान किया गया। तो इनमें से कोई नहीं है, मोहम्मद यूनुस नहीं है, बाकी ये तीनों इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा ओलंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा? भारतीय पैरा ओलंपिक का जो गीत है कर दे कमाल तू, ये किसने लिखा दोस्तों? तो ये लिखा था संजीव सिंह ने। किसने लिखा था? संजीव सिंह ने। पंद्रह नवंबर 2021 को प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत मन्नू भंडारी का निधन हो गया। उनका संबंध है, मन्नू भंडारी का संबंध किससे है? इसका संबंध है साहित्य से। 15 नवंबर 2021 को प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 1931 में। अगला है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा। ये भारतीय रक्षा मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम है डिफेंस एक्सपो। इसका 12वां संस्करण होगा गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? यह प्रश्न आपका कंप्यूटर का आ चुका है। जिस भी विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो बताएं। देखें, कंप्यूटर में आ चुके हैं हम। राजस्थान जीके शुरू किया, महिला बाल अपराध किया, इंडिया जीके और साइंस किया, और अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर में। पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये 5वीं पीढ़ी से है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1989 या 1985 भी मिलेगा आपको कहीं इस पर। यहाँ से 5वीं पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है वर्तमान में। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल हटाते हैं या डिलीट करते हैं तो ये कहाँ चली जाती है?
जब भी हम अपने कंप्यूटर में डिवाइस पर किसी फाइल को हटाते हैं तो इससे आपके कंप्यूटर सिस्टम में रिसाइकिल बिन या ट्रेस में स्थानांतरित कर दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। डिलीट की हुई फाइल आपको यहीं पर मिल जाएगी वापस। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे ये सारे के सारे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम होता है। वह आइटम जिसके दौरान कंप्यूटर किसी कार्य को प्रोसेस करता है, वह टाइम जिसके दौरान कंप्यूटर किसी कार्य को प्रोसेस करता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल, एग्जीक्यूशन टाइम। 2 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि ब्राउजर में रिसेंटली क्लोज टैब को फिर से ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कौन सी होगी? तो वो शॉर्टकट की कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल, शिफ्ट और टी है। ब्राउजर में रिसेंटली क्लोज टैब को फिर से यदि आपको ओपन करना है तो कंट्रोल, शिफ्ट और टी का आपको प्रयोग करना है। कंट्रोल जे का प्रयोग कब करते हैं? इंटरनेट ब्राउजर की हिस्ट्री देखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या प्रोग्राम का समूह है? कौन सा कार्यक्रम या प्रोग्रामों का समूह है? बिल्कुल राइट आंसर। जो विद्यार्थी 1 नंबर बता रहे हैं सभी का राइट आ चुका है। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने वाली बुनियादी इकाई कौन सी है? फाइल, फोल्डर या डायरेक्टरी या उपयुक्त सभी। डेटा को स्टोर करती है फाइल। कौन करती है? फाइल। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी में डाटा का संग्रहण करता है। विंडोज में फाइल्स डाटा स्टोर करने की बुनियादी इकाई है। कौन है? फाइल। फाइल में डाटा स्टोर रहता है। उपयोगकर्ता द्वारा एक फाइल या दस्तावेज को नाम दिया जाता है जिसे हम फाइल नेम बोलते हैं। सभी फाइल्स या फाइल एक्सटेंशन के साथ प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से की चेन ड्राइव है? की चेन ड्राइव पेन ड्राइव को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेन ड्राइव को। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो एक प्रकार की यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है। अगला है कि जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह होता है जिन्हें उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। 2 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। जैसा हो गया स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया। विंडोज पर प्रदर्शित सूचना को ऊपर, नीचे एवं दाएं बाएं ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर व्यूअर हो जाएगा। अगर विंडोज में प्रदर्शित सूचना का आकार विंडोज के आकार से बड़ा हो तो सूचना को ऊपर, नीचे या दाएं बाएं करने के लिए एक स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। यह विंडोज के दाहिनी तरफ तथा नीचे की तरफ क्षैतिज स्क्रॉल होता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वर से ऑनलाइन स्रोतों द्वारा डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को डाउनलोड करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनलोड। कंप्यूटर नेटवर्क में डाउनलोड करने का अर्थ है किसी दूरस्थ सिस्टम में किसी स्थानीय सिस्टम पर डेटा प्राप्त करना या ऐसा कोई डेटा स्थानांतरित करना डाउनलोड कहलाता है। किसी फाइल को मैनेज करने ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कौन से प्रबंध कार्य का भाग होता है? किसी फाइल को मैनेज करने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नियंत्रण व प्रबंधन के कई कार्य किए जाते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा फाइल। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपको दिखाई देता है उसे कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ
इंडक्शन में साई कुंजी है। तो इसके लिए टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? टैब कुंजी का। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानिए। तो असंगत युग्म क्या है? आउटपुट OCR, जो कि यहाँ पर असंगत है। बाकी आप देखोगे तो मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क है, इनपुट मिडी, बिल्कुल ये भी राइट है, और प्रोसेसिंग इकाई CPU को बोलते हैं। तो ये यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा असंगत। OCR देखो, आउटपुट OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक्सेल के संदर्भ में सत्य कथन है। होम टैब में टेक्स्ट का टॉप लाइन होता है। तो होम टैब में टेक्स्ट का टॉप लाइन होता है, बिल्कुल राइट है। होम टैब में टेक्स्ट का मिडिल लाइन होता है, तो मिडिल लाइन होता है, बिल्कुल 2 नंबर भी राइट है। टेक्स्ट का बॉटम लाइन होता है, तो बॉटम लाइन भी होता है, 3 नंबर भी राइट हो जाएगा। तो उपयोग सभी आपका राइट है। एक्सेल में डेटा वैलिडेशन विकल्प होता है। तो ये विकल्प कौन होता है? तो ये विकल्प होता है डेटा। क्या होता है? डेटा। 1 नंबर आपका आंसर राइट है, बिल्कुल सभी का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। राउटर एक डिवाइस है। राउटर एक ऐसी युक्ति होती है जो अलग अलग संचार माध्यमों को जोड़ने वाली डिवाइस है। तो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला एक तंत्र होता है राउटर। MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में डिजाइन का प्रकार नहीं है। तो ऑफिस थीम ये सारे हैं, लेकिन कैप है, बिल्कुल 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो पोर्ट्रेट नहीं है, 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोस किसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है? तो यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा, तो ये आउटपुट होता है, जो परिणाम देता है वो आउटपुट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। तो ये मेमोरी होती है रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसको आप केवल रीड कर सकते हो, इसमें बदलाव नहीं कर सकते, इस टाइप मेमोरी होती है। निम्नलिखित प्रिंटरों में से इंपैक्ट प्रिंटरों का सही समूह कौन सा है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, 3 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टिक का केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? तो इसे सिस्टम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का ऐसा धातु या प्लास्टिक केस होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। इंटेल कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1971 में। अगला प्रश्न है, विंडोज में ME का पूर्ण रूप है। ME, बिल्कुल जो भी साथी 3 नंबर बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था 2000 के अंदर। MS ऑफिस है। MS ऑफिस क्या है? ये एप्लीकेशन सूट है, 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। किसी भी प्रेजेंट टेंशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को कहा जाता है। इसको बोलते हैं स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड। प्रेजेंट टेंशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को स्लाइड कहा जाता है और वेबसाइट के पेज को वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट की प्रथम स्क्रीन को होम पेज कहा जाता है और प्रेजेंट टेंशन किसी प्रोग्राम या कार्य को विस्तृत रूप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रस्तुत करना,
नेक्स्ट है व्यापारिक क्षेत्र के लिए कौन से डीएनएस का प्रयोग किया जाता है? .com का किया जाता है। ये एक व्यापारिक साइट है, ध्यान रखना। तो ये इतने ही प्रश्न अपने समाप्त हो चुके हैं। पूरी की पूरी क्लास रीजनिंग को छोड़कर, क्योंकि रीजनिंग ऐसे स्क्रीन में करवाना उतना संभव नहीं है, फिर भी आप खुद प्रैक्टिस करें। रीजनिंग वैसे हार्ड नहीं आती, राजस्थान पुलिस में ज़्यादा इजी आती है। और अपना ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप पूरा रीजनिंग का एक बार कोर्स देख लें दोस्तों, जितने भी टॉपिक है, उसके बाद आपको रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, जय हिंद।